जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी 100% हो जाएगा मेरे भाई। बस आप लोगों को हम लोगों के बातों पर ध्यान देना है, फोकस करना है। बीसू सर जो मैथ का क्लास कराते हैं ना, वो मैथ का क्लास आप लोग को रेगुलर करते रहना है। और मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास कराता हूँ ना, आप लोगों को एक भी क्लास छोड़ना नहीं है। जितने भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास करेंगे, अपने कॉपी में पूरा का पूरा प्रश्न लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनका इंडियन आर्मी का पेपर ना निकले। क्योंकि 10 सितंबर को मतलब कल इंडियन आर्मी रिलेशन वालों का पेपर था, और रिलेशन वालों के पेपर में जितना भी प्रश्न पूछा गया था ना, अभी यहाँ पर 30 प्रश्न लिया गया है। ये पूरा का पूरा प्रश्न कल 10 सितंबर को पूछा गया था। जैसे एक सेंटर का पेपर नहीं है, रिलेशन वालों का पेपर बहुत सारे सेंटर पर कराया गया था। तो जगह जगह जितना भी जैसे प्रश्न मिला है जगह जगह का, वो सारा का सारा प्रश्न अभी बीसू सर इकट्ठा कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न रहने वाले हैं, और 30 प्रश्न कल के पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। जितने लोग भी ऐसा बोलते हो कि भाई आप जो पढ़ाते हो वो पेपर में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, तो आज आप लोग खुद देख लेना, ठीक है ना। और एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास कराया हूं, अगर आप लोग अपने कॉपी में लिखे होंगे ना, तो आज आप लोग उस कॉपी को अपने पास लेकर बैठना और गिनती करते जाना कि मेरा कितना पढ़ाया हुआ प्रश्न आया है। आप लोग गिनती करते जाना, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों से कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद बताओगे कि आपके पढ़ाए हुए प्रश्नों में से इतना प्रश्न आया है। अभी कल जो आप लोग का क्लास चला था ना, कल जो आप लोग का क्लास चला था ना, एक ही क्लास से 2 प्रश्न मिला था। जैसे मतलब 10 सितंबर को जो पेपर हुआ, उससे पहले जो क्लास चला था, उस क्लास में से 2 प्रश्न देखने को मिला, एक ही क्लास में से। और उससे पहले मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास कराया हूँ ना, बहुत सारा प्रश्न देखने को मिला है भाई। आप लोग खुद गिनती करके बताते रहना, ठीक है ना। हमें काफी अच्छा लगा है ये सारी चीजें देखकर। देखो, जब तक रियल प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं, तब तक हम लोग के मन में शंका बना रहता है, पता नहीं ये सब प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब प्रश्न देखने को मिल जाता है ना, तो भाई सारा का सारा शंका दूर हो जाता है। जो लोग पढ़े रहते हैं वो लोग तो पूरा ट्रिक अच्छे से लगा देते हैं, और जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं सोचते हैं पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर वो लोग उस दिन भी सोचते रहते हैं कि यार अगर मैं पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। इसलिए मेरे भाई, जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हो ना, भरोसा करके जितना भी जीके जीएस का प्रश्न बताया जा रहा है, जितना भी मैथ का सवाल बताया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से आप लोग पढ़ाई करो। इंडियन आर्मी का पेपर तो निकलेगा ही निकलेगा, चाहे टीए आर्मी का हो, चाहे इंडियन आर्मी जीडी हो, चाहे इंडियन आर्मी ट्रेडमैन हो, 100% पेपर निकलेगा, ठीक है ना। आप लोग गिनती करते जाना, जरूर गिनती करना है। पहला प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी कौन सी है? फटाक से अपना पूरा का पूरा नोट निकालो और देखो मैं इस प्रश्न को कराया हूं या नहीं कराया हूं, पूरा आप लोग खोजते जाना, ठीक है ना। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? एक बार नहीं 2-3 बार कराया हूंगा, और कई बार मैं आप लोगों से बोला हूं कि इंडियन आर्मी का पेपर जब भी होता है ना, तो मतलब राज्य राजधानी से एक प्रश्न जरूर पूछता है। नहीं तो किसी राज्य का राजधानी पूछ देगा, नहीं तो किसी राज्य का राज्यपाल पूछ देगा, नहीं तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री पूछ देगा, लेकिन एक प्रश्न इससे जरूर बनता है। मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूं। अब देखो, सिक्किम की राजधानी कहां पर है? गंगटोक, पणजी, अगरतला और कोहिमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका गंगटोक हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है ना। और गोवा का राजधानी कहां पर है? गोवा का राजधानी पणजी है, ये भी मैं आप लोग को बताया हूं। त्रिपुरा का अगरतला है, ठीक है ना। और नागालैंड का कोहिमा है। चारों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फटाक से अपना नोट निकालो और देखो मैं इस प्रश्न को कराया हूं या नहीं कराया हूं। कल के पेपर में ये प्रश्न पूछे गए थे, पूरा प्रश्न आप लोग देखना, ठीक है ना। जहां भी लिखे हो वहां से देखना ये प्रश्न मैं कराया हूं या नहीं कराया हूं। भारत की पहला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी और एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है ना। सरोजिनी नायडू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे, जापान, अमेरिका और नागालैंड। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, ये मैं आप लोगों को बताया था। इस प्रश्न को मैं आप लोगों को शायद बताया हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? आप लोग शुरुआत में जाना, ठीक है ना। शुरुआत में हो सकता है ये प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उगते सूरज का देश, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम कौन सी है?
ये बता दो नहीं कराया हूँ, ये तो मैं कल की परसों ही कराया था। परसों वाला वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है ना। उसमें मैं आप लोग को बताया था कि 2023 महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम कौन सी है। और ये भी उस वीडियो में बताया था कि 2023 महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता उप विजेता टीम कौन सी है। विजेता भी मैं आप लोगों को बताया था, उप विजेता भी मैं आप लोगों को बताया था। और उस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बोला था कि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इंडियन आर्मी के पेपर में करंट अफेयर्स से ज्यादा प्रश्न बन रहा है। तो देखो वो प्रश्न भी देखने को मिल गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। 2023 महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम कौन सी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर पूछ देगा उप विजेता टीम कौन सी है तो वो दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका इज राइट आंसर, ठीक है ना। पूरे प्रश्नों को लिखते जाना। नेक्स्ट प्रश्न है जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है। फारस, दक्षिण रोडेशिया और मेसोपोटामिया और वर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दक्षिण रोडेशिया हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण रोडेशिया इज राइट आंसर। इस प्रश्न को मैं आप लोगों को नहीं कराया था, लेकिन आज आप लोग इस प्रश्न को लिख लेना, ठीक है ना। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर दक्षिण रोडेशिया हो जाएगा, ठीक है ना। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो इसका वर्मा हो जाएगा। ये आप लोग लिख लेना, हो सकता है अगले पेपर में म्यांमार का पुराना नाम पूछ दे, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में खरीफ की फसल कौन सी है। खरीफ की फसल देखो मतलब खरीफ की फसल, रबी की फसल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ये टॉपिक मैं अभी आप लोगों को नहीं कराया हूँ, लेकिन अब मैं आप लोगों को ये टॉपिक भी कराऊंगा। इससे मतलब एक प्रश्न बनते हैं और ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। रबी, गेहूं, खरीफ, चावल, जायद, खरबूज, ऐसे मतलब मैं आप लोग को बता दूंगा, याद हो जाएगा। तो खरीफ की फसल कौन सी है, गेहूं, चावल, गन्ना और आलू। इसका राइट आंसर चावल हो जाएगा, चावल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। इस प्रश्न को लेकर तो हम बवाल मचा दिए थे। एक बार इस प्रश्न को मैं थोड़ा गलत टाइप आप लोगों को बता दिया, फिर दोबारा इस प्रश्न को मैं जैसे बताया, और ये प्रश्न कम से कम 5 से 6 बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो लोग ध्यान देते होंगे उनको तो अच्छी तरह से पता होगा। अभी मैं आप लोगों को जीके जीएस बता रहा हूँ, कितना दिन हुआ, अभी तो कम से कम 25 से 26-27 दिन हुए होंगे। और 26-27 दिन में इतना ज़्यादा प्रश्न मिल रहे हैं, तो भाई आप लोग अंदाजा लगाओ, जब इंडियन आर्मी की भर्ती आएगी और तब तक आप लोग पढ़ते रहोगे, अपने कॉपी में लिखते रहोगे बताई हुई चीज़ों को, तो फिर आपका तैयारी किस लेवल का हो जाएगा। आप लोग खुद सोचो मेरे भाई। इस प्रश्न को कई बार बताया हूँ। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह इज राइट आंसर। सिखों के अंतिम गुरु 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है ना। और सिखों के पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव थे। और सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। तो तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। इसको आप लोग को समझने का जरूरत है। यहाँ पर उच्च न्यायालय लिखा गया है, एक होता है सुप्रीम कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट। आप सभी लोगों को पता होगा। तो पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही होता है जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही होता है। और ये जो हाई कोर्ट है ना, ये पहले 24 था लेकिन अभी 25 हो गया है। तो मतलब ये थोड़ा छोटा होता है, उच्च न्यायालय थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जो मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो बड़ा होता है। आप खुद सोचो, जैसे जिसका संख्या बहुत ज़्यादा रहता है उसका कीमत बहुत कम रहता है, लेकिन जिसका संख्या बहुत कम रहता है उसका कीमत बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ बोला जा रहा है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कराया हूँ, 100% बोल रहा हूँ। आप लोग जाकर देख लेना, और एक बार नहीं 2 बार इस प्रश्न को कराया हूँ कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है और कहाँ है। तो मद्रास, इलाहाबाद, कोलकाता और बम्बई। इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता इज राइट आंसर। अपने दिमाग में बैठाए रखना, ठीक है ना। और ये भी अपने दिमाग में बैठाए रखना कि पूरे भारत में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट कितना है, 25 है। सुप्रीम कोर्ट कितना है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा होता है।
सबसे अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। जब लड़ाई झगड़ा होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि गांव में पहले थाना चौकी में जाते हैं सब, वहां से मैटर शांत नहीं होता है तो फिर जिला कारागार में जाते हैं सब, वहां से मैटर शांत नहीं होता है, ज़्यादा मतलब लफड़ा बढ़ते जाता है तो मतलब हाई कोर्ट में जाते हैं सब। अगर हाई कोर्ट से मामला शांत नहीं होता है ना, सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट का सबसे लास्ट फैसला होता है। कभी कभी ऐसा होता है सरकार युवाओं के साथ गलत करती है, कुछ मतलब नया सिस्टम लागू करती है और युवा लोगों को अच्छा नहीं लगता है, या कुछ भी नया नियम कानून लागू होता है अच्छा नहीं लगता है तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाता है, सरकार से लड़ाई लड़ा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि सरकार बन गई है तो कुछ भी मन करेगा कुछ भी कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सभी लोगों के लिए नियम कानून बनाया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो सरकार से लड़ाई लड़ी जाती है तो हाई कोर्ट से मामला समझ में नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है ना तो वहाँ से जो फैसला आता है, जिसके पक्ष में फैसला आएगा उसको मानना पड़ेगा भाई। अगर मतलब जैसे युवा और सरकार के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है ना, कोई नियम लागू किया गया है, युवा लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये नियम नहीं होना चाहिए, सरकार बोले कि नहीं ये नियम होना चाहिए, ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज जो रहेंगे ना वो लोग देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उन लोगों को गलत लगा तो वो लोग किसको विजय मतलब घोषित करेंगे, युवा लोगों को, ठीक है ना। तो सरकार को बात मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा सरकार मतलब मना कर देगी, ऐसा नहीं है मेरे भाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग भी रहते हैं मतलब आपको तो पता ही है जिस पार्टी का मतलब सरकार होता है उसी पार्टी के लोग रहते हैं, लेकिन नियम कानून ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा उसको मानना पड़ेगा, चाहे सरकार हो चाहे कुछ हो, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को गहराई से पता होना चाहिए और आर्मी वाले बंदे को ज़्यादा गहराई से भी नहीं पता होना चाहिए, बस इतना पता लगा लेना कि भारत का पहला उच्च न्यायालय मतलब कहाँ था तो वो कोलकाता हो गया और प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की संख्या 25 है और 25वां मतलब कौन सा है वो आप लोग को पता होना चाहिए, सर्च मार के देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर, अकबर, बहादुर शाह जफर और जहांगीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा। ये प्रश्न शायद परसों 2-3 दिन पहले इस प्रश्न को मैं कराया हूँ, आप लोग देख लेना मुगल वंश का संस्थापक कौन था, आपने कॉपी में जाकर देख लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं वैसे आप लोग को बता रहा हूँ और ये सारा ओरिजिनल प्रश्न है, सारा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा, बाबर इज राइट आंसर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और मुगल वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु क्या है, ये प्रश्न मैं आप लोगों को नहीं कराया हूँ, ठीक है ना। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु क्या है, टोंगा, मरियाना ट्रेंच, मार्शल द्वीप और फिलीपींस। इसका राइट आंसर मरियाना ट्रेंच हो जाएगा। कि यहाँ पूछा गया है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु, तो कितना गहरा है, यहाँ पर देखो लिखा गया है 11,022 मीटर, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना 11,022 मीटर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 11,022 मीटर गहरा, समझ रहे हो, बहुत गहरा हो गया भाई, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को नहीं कराया हूँ। जो प्रश्न मैं आप लोगों को कराया हूँ मुझे भली भांति याद है, अच्छी तरह से याद है, देख रहे हो ना कितना प्रश्न मिल रहा है, ये सिर्फ 1 महीने का कमाल है। कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रिना बास इंडिका और पावो क्रिस्टेसस और पेरीपलनेटा अमेरिकन। इसका राइट आंसर पेरीपलनेटा अमेरिकन हो जाएगा, ठीक है ना। राना टिग्रिना मेढक का वैज्ञानिक नाम है, राना टिग्रिना मेढक का वैज्ञानिक नाम है और गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से फसल बीज से उगाई जाती है, ये जो प्रश्न है कौन से फसल बीज से उगाई जाती है, तो ये प्रश्न जैसे मेरे पास जब आया है तो मैं कई बार देखा हूँ और भी बहुत जगह सर्च करके देखा हूँ, पता करने का कोशिश किया हूँ, तो इसका राइट आंसर बहुत सारा मतलब मिल रहा था, ठीक है ना। अगर ये वाला ऑप्शन से जैसे पेपर में था तो ये मक्का ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये बीज से नहीं उगाए जाते हैं, मक्का बीज से उगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, ये प्रश्न बताओ। ये तो मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया था और कई बार बताया, और ये प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार कराता क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को कई बार नहीं कराता हूँ।
क्योंकि ये प्रश्न हमें बहुत आसान लगता है। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? एक को तो नाम हमें है रजिया सुल्तान, ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न थोड़ा आसान लगता है ना, इसलिए मैं बार बार नहीं कराता हूँ, लेकिन आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ है? जाकर देखो अपने कॉपी में, इसको नहीं कराया हूँ तो बोलना है, ठीक है ना। WHO का मुख्यालय और UNO का मुख्यालय, और भी बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। DRDO का फुल फॉर्म, इसरो का फुल फॉर्म, इसरो का मुख्यालय, इसरो का स्थापना कब हुआ था, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। आप लोग जाकर देखना, ठीक है ना। WHO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वियना, जेनेवा और वाशिंगटन DC। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा इज राइट आंसर। WHO का मुख्यालय जेनेवा है, UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, ठीक है ना। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, WHO का मुख्यालय जेनेवा है। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, रूस, अमेरिका और भारत। ये तो विशु सर कराए थे, जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताए थे आप लोगों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से विशु सर बताए थे चीन, रूस, अमेरिका और भारत। इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। रूस इज राइट आंसर। इसका ट्रिक होता है रुक चीन अब आया भारत, ठीक है ना। और 7वें नंबर पर भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर चीन आता था, दूसरे नंबर पर भारत आता था। तो इतना अपना भारत प्रोग्रेस कर दिया कि अब भारत पहले नंबर पर आने लगा है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आवृत्ति का मात्रक क्या है? सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है हर्ट्ज, डोब्सन, न्यूटन और जूल। ये प्रश्न मैं आप लोगों को कराया हूँ, जाकर चेक कर लेना, ठीक है ना। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कराया हूँ, और जितना बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कराया हूँ ना, तो कराया हूँ। जो लोग लिखे होंगे उन लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं लिखे होंगे पहला बार वीडियो देख रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि अरे जो भी प्रश्न आ रहा है वो बोल रहा है कि मैं कराया हूँ। भाई मैं कराया हूँ, जाकर देख लो। जो लोग लिखे होंगे उनको पता होगा, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? और कई बार मैं आप लोग को बताया हूँ अल्टीमीटर, बैरोमीटर, मीटर और डोब्सन। इसका राइट आंसर बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर इज राइट आंसर। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो फटाफट, ठीक है ना। यहाँ इंस्टाग्राम ID लिख दे रहा हूँ, छोटा लेटर में है NILESH, एक छोटा सा डॉट रहेगा और BHAI, उसके बाद से 1 रहेगा, ठीक है ना। से इंस्टाग्राम पर जाना और छोटा लेटर में नीलेश डॉट भाई 1 लिखना, हमारा ID आ जाएगा। वहाँ से आप लोग फॉलो कर लेना, क्योंकि काफ़ी तगड़ा वाला शायरी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ये बोल तो नहीं कराया हूँ, ये भी मैं आप लोगों को कराया हूँ। और 1 महीना के अंदर में इतना प्रश्न जब पेपर में पूछा गया है तो भाई अंदाजा लगा लो कि आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा, अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहोगे, याद करते रहोगे, तो कितना मजा आने वाला है। जो लोग नहीं याद करेंगे वो लोग तो बोलेंगे कि नहीं पेपर में प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन जो लोग याद करते रहेंगे ना उन लोग का इंडियन आर्मी का पेपर 100% निकलेगा। बस दौड़ बनाना है, ठीक है ना। दौड़ एक्सीलेंट मारना है, पैरा कमांडो में जाना है। अपने सपने को जिंदा रखो मेरे भाई। अगर अंदर से टूट जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर अंदर से आपका मनोबल ऊंचा रहेगा ना तो बहुत कुछ कर जाओगे। अगर हिम्मत से हार जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोग अपने सपने को जिंदा रखो, वर्कआउट करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो और सीना तान कर चौराहे पर चलो, ठीक है ना। तभी आपके अंदर जुनून भरा रहेगा। अगर इस तरह से चलोगे कि के ना तो फिर सोचोगे वाह मैं क्या दौड़ूं, मैं क्या करूं, आपका मन आलसी हो जाएगा। इसलिए पूरा एकदम खतरनाक तरीके से जियो, ठीक है ना। फौज में जाना है तो जाना है, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। ये किसको नहीं पता यार, एपीकल्चर कहलाता है मेरे भाई। मधुमक्खी पालन में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, एपीकल्चर कहलाता है। अगर अभी तक नहीं पता किए हो तो दिमाग में बैठा लो, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है ना, याद कर लो। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का तापमान, पानी किस तापमान पर उबलता है? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कराया हूँ, लिख कर दे सकता हूँ 100%। कॉपी में जाकर देखना, ठीक है ना। पानी किस तापमान पर उबलता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ये भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, जाकर देख लेना, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फैराडे, न्यूटन और जेम्स वाट और एडिसन है। इसका राइट आंसर माइकल फैराडे हो जाएगा। माइकल फैराडे इज राइट आंसर। जाकर चेक करते रहो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की। नेक्स्ट प्रश्न है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? बोल दो, ये प्रश्न नहीं कराया हूं, खाली बोल दो। कराया हूं मेरे भाई, कई बार करा चुका हूं। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 NO2O। इसका राइट आंसर N2O हो जाएगा। N2O इज राइट आंसर। जितने लोग बोल रहे थे ना, जैसे एक दो लोग बोल रहे थे, मतलब सभी लोग तो नहीं, सभी लोग तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। एक दो लोग बोले थे कि अरे नीलेश पढ़ाने भी लगा क्या, टीचर भी बन गया क्या? मेरे भाई मेरा बस एक ही मकसद है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। आप मान लो कोई कितना भी विद्वान है, मैं मानता हूँ बहुत पढ़ाई किया है, बहुत पढ़ाई किया है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जब कैमरा के सामने वो आएगा ना, तो जिस तरह से बताना चाहिए उस तरह से नहीं बता पाएगा मेरे भाई। और मान लो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उसके पढ़ाई, जैसे वो मान लो पढ़ा रहा है, तो उसके पढ़ने से आपके दिमाग में नहीं सेट हो रहा है, प्रश्न नहीं याद हो रहा है। और जो मतलब थोड़ा कम ही पढ़ा लिखा है लेकिन वो पढ़ा रहा है तो आपके दिमाग में प्रश्न सेट हो जा रहा है, तो फिर अच्छा कौन है? आप लोग खुद बताओ। मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस एक ही मकसद है कि भाई बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। और जो भी प्रश्न मैं आप लोग को करा रहा हूँ ना, हमारे यहाँ से मतलब क्लास करने के बाद आप कहीं भी जाओ, चाहे ऑफलाइन कोचिंग में जाओ चाहे ऑनलाइन कोचिंग में जाओ, आप टेस्ट लगाओ तो उसमें ये सारा प्रश्न देखने को मिले, ठीक है ना। बस हमारा एक ही मकसद है, आप लोग को समझ में आना चाहिए और ये प्रश्न आपके पेपर में मिलना चाहिए, ठीक है ना। बाकी जब आप लोग का सपोर्ट रहेगा ना, तो जो लोग निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव सोचते हैं, उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा क्लास कराता रहूँगा, ठीक है ना। ओजोन परत को कौन सी गैस हानि पहुंचाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। CFC भी बोला जाता है, ऑप्शन में ये भी आ सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट क्या है? कवक, फफूंदी, प्रोटोजोआ, नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कवक हो जाएगा। ईस्ट एक कवक है। ये प्रश्न मैं आप लोग को नहीं कराया हूं तो कर लो, अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबक किससे खत्म होती है? जलाने से, गर्म करने से, पीटने से, नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर गर्म करने से हो जाएगा। चुंबक का जो गुण होता है, चुंबक जिस तरह मान लो ये लोहा है, एक चुंबक है, इस पर जब चपकाएंगे तो एक गप से चपक जाएगा। लेकिन मुझे भी पहले नहीं पता था चुंबक किससे खत्म होता है। जब चुंबक को गर्म करोगे ना तो उसका जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा। जब सटाओगे कहीं तो सटेगा नहीं। चुंबक लेकर गर्म करके और लोहा में सटा कर देखना, शायद नहीं सटेगा, जब किताब में ऐसा लिखा गया है तो, ठीक है ना। आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। और जितने लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो भाई जाकर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना यार। टेलीग्राम चैनल में भी 20,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। कोई भी इंडियन आर्मी की ऑफलाइन भर्ती निकाली जाएगी या इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा तो टेलीग्राम चैनल में आप लोग को मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मिल जाएगा। और आज तक मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास कराया हूँ, पूरा का पूरा जीके जीएस का क्लास का एक प्ले लिस्ट बनाया हूँ। तो आप लोग जाकर शुरू से पूरा जीके जीएस का क्लास ले लोगे ना तो भाई आपका पेपर निकलेगा 100% निकलेगा। 500-600 प्रश्न मैं करा चुका हूँ और ओरिजिनल प्रश्न कराया हूँ। और विशु सर मैथ का क्लास चैप्टर वाइज कराए हैं। तो मैथ भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना तो वो भी मतलब आप लोग का 15 में से 13-14 तो प्रश्न सही हो जाएगा। विशु सर ओरिजिनल जो कल पेपर हुआ है उसका मैथ का पूरा सवाल लाने वाले हैं, तो आप लोग इंतजार करना, ठीक है ना। वो पूरा टाइपिंग वाइपिंग कर रहे हैं, जैसे ही पूरा सवाल आएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 2, 4, 6, 7 है। ये किसको नहीं पता होगा यार, पता नहीं कैसा क्वेश्चन बना दिए हैं सब। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का अपघटन कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों और परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन इज राइट आंसर। जल का अपघटन कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का वेग किससे प्रभावित नहीं होता? दाब परिवर्तन से, ताप परिवर्तन से, आर्द्रता परिवर्तन से, नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दाब परिवर्तन से हो जाएगा। दाब परिवर्तन से इज राइट आंसर। ये प्रश्न मैं आप लोग को नहीं, ये प्रश्न ही मैं आप लोग को कराया हूँ, आप लोग जाकर देखना, ठीक है ना। अपने कॉपी में जाकर देखना। ये प्रश्न अभी शायद ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है।
अभी ध्वनि का वेग किससे प्रभावित नहीं होता है? दाब परिवर्तन से। जाकर देखना 3-4 दिन का वीडियो आप लोग उठाकर देखना, या 3-4 दिन का जो आप लोग अपने कॉपी में लिखे हो उसमें ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्ते सूर्य ऊर्जा को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप किससे मापते हैं? बोल दो ये प्रश्न नहीं कराया हूँ, ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कराया हूँ, कई बार बताया हूँ, ठीक है ना। रक्तचाप किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर स्फिग्मोमैनोमीटर होगा। देखो कितना खतरनाक नाम दिया है, बहुत सारे लोग नाम को पढ़ने में कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो जब भी ये आ जाएगा ना, जान जाना रक्तचाप मापने का यंत्र है, ठीक है ना। और हृदय की धड़कन किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से मापते हैं। सर्च मार के आप लोग देख लेना। और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, ये तो मैं आप लोग को बताया ही हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, और बोल दो ये प्रश्न नहीं कराया हूँ, ये प्रश्न भी कई बार कराया हूँ, ठीक है ना। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 300 मीटर प्रति सेकेंड, 250 मीटर प्रति सेकेंड, 400 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था और इन 30 प्रश्नों में से मेरा पढ़ाया हुआ कितना प्रश्न मिला है कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। देखो 25 से 26 प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए में से मिले हैं। ये मैं अपने पास नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी उठाकर और वीडियो फिर से देखना और जाकर मिला लेना कि मैं आप लोगों को बताया हूँ या नहीं बताया हूँ। आप लोग जाकर मिला लेना, ठीक है ना। जो लोग अच्छे से क्लास किए होंगे उनका तो पूरा का पूरा हुआ होगा, अच्छे से हुआ होगा। अभी आर्या डिफेंस एकेडमी में जैसे बहुत सारे लड़के पढ़ने आए थे, जितने लोग भी यहाँ से पढ़ाई करके पेपर देने गए हैं ना, वो सभी लोग बीसू सर के पास फ़ोन करके बता रहे थे कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। जो आप बताए थे वही सारी चीज़ें इसमें आई थी। और एक दोस्त फ़ोन किया था ना, अभी रिलेशन का एक बंदा है, उसके पास फ़ोन किया था तो वो बोल रहा है कि भाई जीके जीएस का जितना भी एक महीने से मैं क्लास कर रहा था, जितना भी नीलेश भाई बताया था उसमें से कम 24 से 25 प्रश्न देखने को मिले हैं और मेरा सही भी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा है मेरे भाई। और आप लोग भी मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। आप लोग देखना जब आप लोग भी पेपर देने जाओगे ना, अगर लगातार जीके जीएस का क्लास लेते रहोगे, मैथ का क्लास लेते रहोगे, तो आपको इंडियन आर्मी का पेपर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। बस फिजिकल आप लोगों को तैयार करना है, फिजिकल बनाना है, दौड़ बनाना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बीसू सर के मैथ का क्लास का इंतजार करना। अभी सर कल भी मैथ का क्लास कल लेने वाले थे, लेकिन वॉइस प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ले पाए, लेकिन आज किसी भी हाल में मैथ का क्लास आएगा, ठीक है ना। तो इंतजार करना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।